लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के हमारे एक नए एपिसोड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब जो समय है वो कहीं ना कहीं एक डिजिटलाइजेशन और इस तरह के शब्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सुन रहे हैं। तो ये जो समय है, ये जो दौर है, ये डिजिटल दुनिया का दौर है। क्योंकि हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी इससे अनछुए नहीं रहे हैं। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में डिजिटलाइजेशन ने एक बहुत ही ख़ास स्थान ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब हम डिजिटल होने की बात करते हैं, तो फिर हमारे बिज़नेस कैसे डिजिटल नहीं रह सकते। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी काफ़ी इस पे जो है कार्य किया हुआ है और ऐसी स्कीम्स लेकर आ रहा है जिससे स्पेशली हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है, जो एमएसएमई उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको कैसे डिजिटलाइजेशन के साथ-साथ उनको नए रास्ते, नए विकल्प और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे तैयार करने के लिए कैसे डिजिटलाइजेशन और डिजिटल जो प्रोसेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बना के कैसे उनको एक ग्लोबल कंपनीज़ की तरह पेश किया जाए। इसी कड़ी में आज हमारी कोशिश है ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बात करने की, उसको समझने की, जिसको भारत सरकार ने ख़ास एमएसएमई क्षेत्र के लिए चुना है। इस स्कीम का नाम है डिजिटल एमएसएमई स्कीम। जी हाँ, ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए ख़ास तौर पे भारत सरकार की तरफ से ये स्कीम को लागू किया गया। क्योंकि हमारे बिज़नेस में कहीं न कहीं डिजिटलाइजेशन कहीं न कहीं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रहा है। तो इसीलिए एमएसएमईज़ को भी बहुत ज़रूरत है कि डिजिटलाइजेशन करें, अपने बिज़नेस को, अपनी रोज़मर्रा के जो डेली के उनके प्रोसेसेस हैं, उन सबको डिजिटलाइज़ करें और कैसे वो डिजिटली एम्पावर्ड हो जाएँ ताकि वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकें। जब हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने की बात करते हैं, तो डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में अपनी प्रेज़ेंस के लिए वो डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकता है। बिज़नेसेस जो डिजिटली एम्पावर्ड हैं, वो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को भी फेस कर लेते हैं, जो नॉन डिजिटल या ऑफ़लाइन मोड पे जो काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने टेक्नोलॉजी को और डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया होता है, उनसे कहीं ज़्यादा वो ऐसी कंपनीज़ आगे बढ़ती हैं, ऐसे एमएसएमईज़ आगे बढ़ते हैं जो डिजिटली एम्पावर्ड हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है हमारी एमएसएमईज़ को कि वहाँ पे उनके लिए एक अवेयरनेस का माहौल तैयार किया जाए। जब तक डिजिटलाइजेशन को लेके अवेयरनेस नहीं होगी, एमएसएमईज़ के अंदर ये डर अगर होगा कि अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, तो हमें एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी या अपनी पूरे एक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ी-सी अवेयरनेस के साथ-साथ हम ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं हमारे एमएसएमईज़ के अंदर, जिससे वो डिजिटलाइजेशन के दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके साथ-साथ ये स्कीम कहीं न कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि कैसे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट किए जाएँ, जहाँ पे लिटरेसी की क्रिएट की जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए और डिजिटल मार्केटिंग को ख़ास तौर पे एमएसएमई सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट किया जाए। जब तक डिजिटल मार्केटिंग का प्रमोशन नहीं होगा, एमएसएमईज़ के लिए एक सीमित दायरे में ही काम करना रह जाएगा। उनको अगर विश्व स्तर पे जाना है, ग्लोबली अपने आप को एक कंपनी बनाना है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग वो टूल है, जिससे वो अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में
मार्केट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही पावरफुल टूल है। भारत सरकार ने इस दिशा में इस स्कीम के माध्यम से खास तौर पे 85.705 करोड़ का एक बजट अलॉट किया हुआ है, खास तौर पे जो हमारी एमएसएमई स्कीम है डिजिटल के लिए। तो डिजिटल एमएसएमई स्कीम के लिए 85.705 रुपीज़ का जो करोड़ में ये वैल्यू है, इसको अलॉट किया है। ये खास बजट एलोकेट किया गया है ताकि एमएसएमई सेक्टर में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा सकें, उनको ज़रूरी सपोर्ट किया जा सके कि वो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्रिएट कर सकें, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग्स या इस तरह की ज़रूरतें हैं, उनको उन गैप्स को पूरा किया जा सके और इस बजट को इस्तेमाल करके ये सारे कैंपेन्स, ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जा सकें ताकि हमारे एमएसएमई सेक्टर्स को डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकें और पूरी दुनिया में हम इसको अपने देश का नाम भी रोशन कर सकें। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई को डिजिटली एम्पावर्ड करना है। जब हम डिजिटली एम्पावर्ड की बात करते हैं, तो डिजिटली एम्पावर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपनी विदिन अपनी यूनिट के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर कुछ डिजिटल प्रोसेसेस बस तैयार कर लिए और हम डिजिटल एम्पावर्ड हैं। जब हम डिजिटली एम्पावर्ड की बात करते हैं तो इसमें पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, पूरा एक अप्रोच आ जाती है। उस अप्रोच में आपकी टेक्नोलॉजी का और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रोसेस टू लास्ट प्रोसेस, सारी चीज़ों में जब डिजिटल आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जब डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, तब सही मायने में वो एमएसएमई, वो यूनिट, वो फैक्ट्री एक डिजिटली एम्पावर्ड हो पाएगी। तो इस स्कीम के माध्यम से भारत सरकार की कोशिश है कि हमारा ओवरऑल जो एमएसएमई सेक्टर है वो डिजिटली एम्पावर्ड हो सके, क्योंकि अब डिजिटल पूरी दुनिया में एक होड़ लगी हुई है। हर कंपनी अपने आप को डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ा रही है। तो कहीं न कहीं एक ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन तैयार हो गया है और हमारे देश में ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से में कार्य कर रहे होते हैं या जिनका कहीं न कहीं एक ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ पे हमें डिजिटलाइजेशन के लिए चैलेंजेस आते हैं और वही कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम है, उन्हीं सेक्टर्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अपने आप को ग्लोबल कॉम्पिटिशन में खड़ा कर पाना। तो इसी इसी उद्देश्य के साथ भारत सरकार की ये कोशिश है कि कैसे ऐसे एमएसएमईज़ को डिजिटली एम्पावर करके एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट की जाए और उनको एक ग्लोबल प्लेयर्स की तरह उनको उभरने का मौका दिया जाए। जी हाँ, ये एक डिजिटलाइजेशन में ये पावर है कि किसी भी यूनिट को एक ग्लोबल प्रेज़ेंस दे सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में वो पावर है कि कैसे किसी भी एमएसएमई को, किसी भी यूनिट को ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, उनकी मार्केटिंग करना, वो सब एक ग्लोबल लेवल पे आके कर सकते हैं और वो प्रेज़ेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको एक डिजिटल मार्केटिंग, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल एम्पावरमेंट ही दे सकता है। इसके साथ-साथ हमारे देश में हमेशा सरकार की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में आगे आएँ। वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोशिश करें और ये पॉसिबल भी हो पाता है इनोवेशन के साथ-साथ, क्योंकि हमारे देश में जो यंग पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ी आबादी है और यंग माइंड सबसे ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो कहीं न कहीं इनोवेशन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना, उसको प्रमोट करना, नए-नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ के माध्यम से, नए-नए बिज़नेस सॉल्यूशंस के माध्यम से, नए एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस वो लाना ताकि डिजिटलाइजेशन के साथ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, इनोवेशन के साथ हमारा एमएसएमई सेक्टर, हमारी एमएसएमई जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो पूरी दुनिया में एक कॉम्पिटिशन फेस कर सके और ग्लोबल कंपनीज़ को पूरी तरह से एक कॉम्पिटिशन दे सके। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन का जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है, वो होता है उसकी एफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे जो असर आता है। किसी भी यूनिट के लिए जब वो विदाउट डिजिटलाइजेशन, विदाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी एफ़िशिएंसी में असर आता है। हमने देखा
कंप्यूटर्स जब नहीं थे, उससे पहले हर काम मैनुअल हो रहा होता था। तो मैनुअल से सब हम कंप्यूटर युग में आए तो हमारी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। इसी के साथ-साथ जब हम इंटरनेट की दुनिया में आए तो हमारी एफिशिएंसी और बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लोगों का संपर्क, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। तो इस तरह से जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे-जैसे डिजिटलाइज़ेशन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा बिज़नेस के अंदर, वहीं डायरेक्ट हमने एक कोरिलेशन देखा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट में। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए, कह सकते हैं ये जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है, ये सबसे बेसिक पैरामीटर होते हैं किसी भी बिज़नेस यूनिट की हेल्थ को समझने के लिए। वो कभी भी यूनिट अपने प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा जिसके पास एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कंट्रोल में नहीं होगी। तो कहीं न कहीं एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो किसी भी बिज़नेस की एक, कह सकते हैं कि उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, जो पूरे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी होती है। डिजिटलाइज़ेशन की मदद से हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और किसी भी एमएसएमई यूनिट को ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को तैयार करते हैं, ग्लोबली अपने मार्केट्स डेवलप करते हैं, इसी इसी उद्देश्य के साथ कि हमारा जो मार्केट में एक्सेस है, जो विश्व स्तर के जो बाज़ार हैं, वहाँ पे हमारी प्रेज़ेंस, उन तक हमारी अप्रोच वो पहुँच सके। हमारे एमएसएमई यूनिट्स जो किसी रूरल क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को उस रूरल क्षेत्र से पूरी विश्व के जो बाज़ार हैं, जो विश्व स्तर के जो बाज़ार हैं, जो वहाँ तक पहुँचा सके, कैसे उसको वो एक्सेस मिलेगा। जी हाँ, ये डिजिटलाइज़ेशन और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ही पॉसिबल है और ऐसा हो भी रहा है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट है या जो बड़े मार्केट हैं, उनका एक्सेस देने के लिए भी ये स्कीम कार्य कर रही होती है। इसके साथ-साथ इस स्कीम के माध्यम से ये कोशिश रहती है कि कैसे डिजिटल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए। हमारे देश में जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक नौजवानों की एक जनसंख्या है, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, जो नए आइडियाज़ के साथ है, बिज़नेस आइडियाज़ के साथ कुछ नया करना चाहते हैं स्टार्टअप के माध्यम से। वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उनको डिजिटल लिटरेसी भी प्रदान की जाए, उनको डिजिटली एम्पावर भी किया जाए और जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं इस दिशा में, उन स्किल्स को भी डेवलप किया जाए। अगर ये स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है इस तरह की जो एक लिटरेसी प्रोग्राम्स या जो हम ओवरऑल चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर डिजिटल एम्पावरमेंट हो, वो नहीं हो पाएगा। आइए अब जल्दी से समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन किस तरह का इसमें एलिजिबिलिटी पैटर्न है और क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, तो सबसे पहला, क्योंकि ये जो इसका फ़ोकस है वो एमएसएमई यूनिट के लिए है, एक एमएसएमई स्ट्रक्चर के लिए ही है भारत सरकार की। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। जी हाँ, जो भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपनी यूनिट को रजिस्टर करेगा, तो वहाँ पे उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट मिलेगा। उसको हम उद्योग आधार मेमोरेंडम भी कहते हैं। तो यूएएम के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट देना ज़रूरी है। इसके अलावा टर्नओवर लिमिट्स, इसमें लिमिट्स का क्राइटेरिया है, तो आपका जो एनुअल टर्नओवर है, उसके वो भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। क्योंकि टर्नओवर जो होता है, वो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस की जो पूरी साइकिल है, उसको दर्शाता है कि किस तरह का टर्नओवर्स है। तो टर्नओवर्स भी इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। जब बैंक आपको इस तरह की कोई फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो आपके टर्नओवर्स भी देखता है कि किस तरह के बिज़नेस टर्नओवर्स हैं। इसके अलावा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसा हम सब जानते हैं कि वो अनिवार्य हो गया है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो एमएसएमई यूनिट होती है, उसने जितना भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसका अडहियरेंस करना होना चाहिए। यानी कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में जितने भी तरह के परमिट्स हैं, लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, या इस तरह के जो भी क्लीयरेंसेस होते हैं, उनके लिए उसने ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हों और उसके जो भी पेमेंट्स हैं या वो सारी उसकी एक प्रूफ़ के फॉर्म में उसको सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आप नज़रअंदाज ना करें और समय-समय पे जो भी इस तरह के कंप्लायंसेस या इस तरह के जो भी क्लीयरेंसेस आपको लेने होते हैं, उसको सही
तरीके से उसको पे करें, उसको कंप्लाई करें, और उसके जो भी प्रूफ्स आपको मिलते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट के फॉर्म में हो या आपने कोई किसी कंपनी के थ्रू उसको कराया है, किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कराया है, तो उससे आप प्रॉपर इन्वॉइसिंग करके उसको एज अ प्रूफ अपने पास रखें, क्योंकि ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि वो यूनिट इंडिया में ऑपरेट कर रही हो, वो उसका ऑपरेशंस हमारे देश में होना ज़रूरी है, उसकी यूनिट हमारे देश में ऑपरेट कर रही हो, तो वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ-साथ उसके पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जब मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो उसके पास पूरा एक कंप्यूटराइज़ेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज़्ड हो उसके जो प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनल उसके वो होने चाहिए, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ पे, और इस तरह का जो ज़रूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उसके पास होना चाहिए। तो ये कुछ कह सकते हैं कि जो ज़रूरी एलिजिबिलिटी चीज़ें थी, वो होना उसके बहुत ज़रूरी है उसे एमएसएमई यूनिट के लिए, ताकि वो इस दिशा में आगे बढ़ सके और इस स्कीम का लाभ ले सके। तो आइए अब समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि क्या कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, किस तरह से स्कीम कार्य करती है और क्या-क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डिजिटल एमएसएमई, यानी कि जो एमएसएमई है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होने का, या वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी इनेबलमेंट होना चाहिए। यानी कि जो एमएसएमई है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई प्रैक्टिसेस हैं, उनको अडॉप्ट करने का एक उसके अंदर एक वो इनेबल होना चाहिए एमएसएमईज़ के अंदर। तो डिजिटल एमएसएमईज़ का एक बेसिक कंपोनेंट है। इसके साथ-साथ जो आईसीटी एप्लीकेशंस होते हैं, वो ये यहाँ पे ये फ़ोकस होता है कि जो जो भी आईसीटी एप्लीकेशंस हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट, उसका डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है एमएसएमई के लिए। तो इस पे भी बात पे भी फ़ोकस करती है ये स्कीम। इसके साथ-साथ ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे भी ख़ास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स ऐसे होते हैं हमारे, जहाँ पे हम ब्लू कॉलर वर्कर्स भी बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और उनको कहीं न कहीं समय-समय पे ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट उनके साथ करते रहना पड़ता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई नए तरीके का डिजिटलाइज़ेशन प्रोसेस अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, वो स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए इस तरह के वर्कशॉप के माध्यम से या ट्रेनिंग्स के माध्यम से। अब तो ये और आसान हो गया है। कोविड के सिनेरियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। हम अपने स्टाफ को, अपने यूनिट के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको हम रिमोटली डिजिटल मोड पे अब ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह के वर्कशॉप्स ट्रेनिंग मोड में भी हो सकते हैं, और डिजिटलाइज़ेशन का एक लाइव एग्ज़ाम्पल भी वो लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट जो फ़ोकस करता है सबसे ज़्यादा, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को सपोर्ट करना। जी हाँ, जब तक देखिए इनोवेशन नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ नया करने की भावना नहीं होगी, तब तक किसी भी यूनिट को एक सक्सेसफुल यूनिट बनने में बहुत दिक्कतें आती हैं। वो एक किसी पैटर्न को ही फ़ॉलो करके एक अच्छा बिज़नेस, एक बड़ा बिज़नेस नहीं तैयार कर सकता। कोई भी एंटरप्रेन्योर हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, और वो आगे तभी बढ़ सकता है जब उसका प्रोडक्ट इनोवेटिव होगा, जब उसकी सोच इनोवेटिव होगी, उसका बिज़नेस आइडिया इनोवेटिव होगा। और उसके साथ-साथ वो इनोवेशन सिर्फ़ उसके प्रोडक्ट से संबंधित नहीं होगा, उसके इंटरनल प्रोसेसेस में भी उसको इनोवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे नई टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटलाइज़ेशन की मदद से कैसे वो इंटरनल प्रोसेसेस को, इंटरनल कंप्लायंसेस को कैसे वो और इनोवेटिव बना सकता है, अपने वर्क कल्चर को कैसे इनोवेटिव बना सकता है, कैसे अपने स्टाफ के अंदर, अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर इनोवेशन की फीलिंग और इनोवेशन की भावना को वो आगे लेके आ सकता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे। एक बार समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम के। तो जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी बिज़नेसमैन हो, वो प्रोडक्टिविटी सबसे पहले जो है अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर, अपनी यूनिट्स में से देखना चाहता है। तो प्रोडक्टिविटी एक सबसे बेसिक बेनिफिट है, जो हम डिजिटल सुविधाओं से या डिजिटलाइज़ेशन के माध्यम से ले सकते हैं। जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ई-कॉमर्स, पूरी दुनिया में आज जितना भी ट्रेड हो रहा है वो कहीं न कहीं ई-कॉमर्स के फॉर्म में होने लगा है। डिजिटल मार्केटिंग
आज डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। हम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहे हैं या उन्हें परचेज़ कर रहे हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से। तो ये सब बेसिक ऐसे टूल्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनके माध्यम से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो फाइनेंस की सुविधा है, इस स्कीम के माध्यम से फाइनेंस को एक्सेस मिलता है। कैसे वो फाइनेंस ले सकते हैं। डिजिटल एमएसएमई जो होता है वो इस स्कीम के माध्यम से ख़ास तौर पे डिजिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सके और डिजिटली बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो सिर्फ डिजिटल मोड पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया है पूरी, आप एप्लीकेशन से लेकर डिसबर्समेंट तक का पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी पोर्टल्स हैं आप उनके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का वहाँ पे भी एक रोल आता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करता है। कोई भी एमएसएमई है जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर चुका है, वो कभी भी नए मार्केट्स के अंदर नए कस्टमर्स जो कि उसकी लोकेशन के भी बाहर हैं, उसकी रीजन से बाहर हैं, उसके देश के बाहर के कस्टमर, उनको भी वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उनको एक्सेस कर सकता है और अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो एफिशिएंसी का पार्ट है वो भी इसमें कवर होता है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है जब हम नए टेक्नोलॉजी के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में बन गए हैं। आप ऑनलाइन ही अपनी अकाउंटिंग का जितना भी कार्य है वो जल्दी से और तेज़ी के साथ और कम समय में आप इस तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की मदद से कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो इस तरह के जो ऑनलाइन टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, उनकी मदद से आप अपनी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जितना भी इसके अलावा जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है, ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी है, तो वो कहीं न कहीं रिकॉर्ड कीपिंग एक अच्छी बनती है। तो उसके फॉर्म में चाहे वो ट्रांज़ैक्शंस हों, चाहे वो रिकॉर्ड कीपिंग हो, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद से आप अपने ट्रांज़ैक्शंस को, रिकॉर्ड कीपिंग को के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी का जो फैक्टर है, जो अकाउंटेबिलिटी का जो फैक्टर है, उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। जब कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है, तो वो कंपनी एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनती है और ज़्यादा एजाइल होती है। वो अपने आप को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर सकती है और मार्केट में जिस तरह से डिमांड्स बढ़ रही होती हैं या जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, वो उसके हिसाब से अपने आप को डिजिटली एम्पावरमेंट के साथ-साथ उसको अडॉप्ट कर सकती है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या-क्या कार्य किया जा रहा है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ज़मीनी स्तर पे लोगों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए। तो सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से। गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमई यूनिट्स को इसके बारे में जो है वो अवेयरनेस पैदा करती है। इसके अलावा वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमई यूनिट्स के लिए, ख़ास तौर पे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या इस तरह की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, वो इन वर्कशॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको जो है इस तरह की जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हैं या जो नई चीज़ टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनके बारे में वर्कशॉप्स अटेंड कराई जाती हैं। इसके साथ-साथ क्लाउड कंप्यूटिंग जो एक बहुत बड़ा आज के ज़माने में क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत अहम किरदार है, उसको इनकरेज किया जाता है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, 2 साल तक की इसमें जो है सब्सिडी होती है, अभी हम वो भी समझेंगे आगे। और मैक्सिमम इसमें 1 लाख रुपए की पर एमएसएमई यूनिट की इसमें सब्सिडी ली जा सकती है, जो कि 2 साल के पीरियड के लिए होती है। तो ये इन माध्यम से जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसके बारे में किया जाता है। क्योंकि मैंने सब्सिडी की बात करी, तो समझते हैं सब्सिडी के बारे में। यहाँ पे क्या रेट ऑफ सब्सिडी है, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, पहले तो वो समझते हैं। यहाँ पे टेन्योर के हिसाब से है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या सब्सिडी है और जो सब्सिडी का जो अमाउंट है वो क्या निर्धारित किया गया है। तो
ऑल ऑल MSCs इन द कैटेगरी ऑफ अदर की जितनी कैटेगरी है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की जो यूनिट्स हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर इसमें सब्सिडी होती है 60% की, और सेकेंड ईयर भी जो सब्सिडी है वो 60% है। यहाँ पे जो अमाउंट होता है सब्सिडी का, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में बोलें तो वो 1 लाख रुपए का इसमें सब्सिडी का अमाउंट होता है। अदर देन अदर कैटेगरी के अलावा जो MSCs होते हैं वो होते हैं ऐसे ऐसे यूनिट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हो, या तो वहाँ ऑपरेट कर रहे हों या हिली एरियाज़ में, या फिर जिनके ओनर्स हैं, जो अल्टीमेट ओनर्स हैं उसके, वो SC ST कैटेगरी से हों, या कोई महिला हो, कोई वुमेन, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है, और या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं जो इस यूनिट के ओनर हैं। तो यहाँ पे उनको जो फर्स्ट ईयर जो सब्सिडी का रेट होता है वो 10% एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 70% होता है इस कैटेगरी में, जो स्पेशल कैटेगरी हम कह सकते हैं। हालांकि सेकेंड ईयर उनको भी 60% ही मिलता है, और जो उनका अमाउंट बनता है इस केस में भी वो 1 लाख रुपए बनता है। जैसे मैंने अभी 2-3 स्लाइड्स पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करी कि, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को भी समझते हैं। किसी MSME यूनिट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आज के समय में एक वरदान की तरह है। क्लाउड कंप्यूटिंग डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, आपको कहीं ना कहीं एक वायबल ऑल्टरनेट्स प्रोवाइड करता है। खास तौर पे जब आपको एक बड़ा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो तो आपको एक ऑल्टरनेट मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। क्लाउड कंप्यूटिंग इस समय एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और वायबल ऑल्टरनेटिव की तरह उभर के आया है। इसकी मदद से जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं उनकी क्वालिटी में भी हमने देखा है कि MSMEs ने जब इसको अडॉप्ट करा क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी बेहतर हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसमें किसी भी MSME यूनिट को होता है क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करने का, वो ये कि उनको अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, या ना के बराबर उनका इन्वेस्टमेंट होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बड़े बड़े सर्वर्स या बहुत बड़े बड़े IT का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके माध्यम से आप ये बेसिकली फॉलो करता है पे एज यू यूज़, आप जितना इस्तेमाल करें उतना ही पेमेंट करें। तो ये इस सिद्धांत को एक तरह से मदद करता है, फॉलो करता है, जिससे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसका रिडक्शन देखने को मिलता है। जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो माल तैयार कर रहे हैं, और जो आप उसको जब बेचेंगे, चाहे वो नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कम कर लेंगे तो आप अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चाहे नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट हो, आप दोनों ही जगह पे अपने प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं और आप बेहतर कॉम्पिटिटिव मार्केट में जा सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी का अमाउंट है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के, खास तौर पे जो हमारा MSME यूनिट है। तो यहाँ पे जो सब्सिडी होती है वो होती है 60% ऑफ यूज़र चार्जेस ईच ईयर, यानी कि हर साल जो 60% होता है यूज़र का, जितना भी चार्जेस होते हैं उसका 60% पर ईयर के हिसाब से वो डिसबर्स किया जाता है, जो कि 2 साल के टेन्योर के अंदर जो है वो डिसबर्स किया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट हालांकि इसमें 1 लाख रुपए ही होता है। तो उस 1 लाख रुपए का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो उस यानी कि जो भी यूज़र चार्जेस आपने पे करे हैं उसका 60% या 1 लाख रुपए, जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ये 2 साल के अंदर ये सब्सिडी का अमाउंट जो है वो उसका भुगतान किया जाता है। अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? यहाँ पे जो मेथोडोलॉजी है वो है एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के माध्यम से। तो TCIL जो है वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स की तरह कार्य करेगी थ्रू पोर्टल डेवलप्ड। कौन करता है? जो कि NIC या TCIL। तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो पोर्टल डेवलप करेगा उसके लिए जो CCSP होगा, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो इसको जो ज़रूरी सर्विसेज होगा वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो TCIL है वो जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रजिस्टर करेगा। उसके लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसको SLA बोलते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं हम। और ये इसका जो एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल के लिए होगी, जिसके साथ एक 1 लाख रुपए की नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ती है।
इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो एमएसएमई यूनिट्स के उस डिस्ट्रिक्ट के, वो उसको हेड करते हैं। उनका कार्य होता है कि वो समय समय पे उसको गाइड करें, रिव्यू करें, इस स्कीम को मॉनिटर करें, और जो भी ओवरऑल एक उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी दिशा निर्देश देने हैं वो उसको हैंडल करें। तो ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो ये कार्य करती है। इसके साथ साथ एक टेक्निकल कमेटी होती है। टेक्निकल कमेटी का जो कार्य होता है वो उसमें, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एनआईसी के भी मेंबर्स हो सकते हैं, टीसीआईएल के भी होते हैं, डोमेन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग डोमेन्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को फ़ायदा ये मिलता है कि इतने तरह के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं अपनी डिफरेंट फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स के साथ, वहाँ पे उनको एडवाइस करने के लिए बहुत सारा जो है उनको नॉलेज होता है और वो एक्सपीरियंस होता है, और उसी के हिसाब से वो जो हमारी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी कमेटी होती है उसको अप्रूवल दे पाते हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा जो है वो एक नेटवर्क होता है इस तरह के मेंबर्स का। कोई भी इंटरेस्टेड एमएसएमई होगी उसको पहले अपना अप्लाई करना पड़ेगा। पोर्टल का नाम अगर मैं यहाँ पे आप देख पाएँ तो है www.digitalmsme.gov.in। अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो पहले आपको इस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा डिजिटली। उसके बाद जो वेब पोर्टल होगा वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनकी सर्विसेज के बारे में पूरी, उनकी क्या क्या चार्जेस हैं, क्या कॉस्टिंग है उनकी, किस तरह के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं और किस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पूरा इसका जो है स्पेसिफिकेशन के साथ जो भी सर्विस लेवल के वर्कफ्लोज होते हैं या जो भी आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ जो वेब पोर्टल होगा वो आपको सीसीएसपीज़ के पोर्टल के माध्यम से को पेमेंट गेटवे के माध्यम से आपको उस पर एक हाइपर लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप फर्दर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एमएसएमईज़ होंगी वो उनको जो सब्सिडी रिलीज़ की जाएगी वो टीसीआईएल के माध्यम से की जाएगी, जो कि बाद में डायरेक्ट बेनिफिट जो बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र रूट होता है डीबीटी जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से डायरेक्ट जो एमएसएमई यूनिट होगी उसका जो अकाउंट होगा जिस भी बैंक में, उस वहाँ पे वो उस पैसे को, उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर हम फंडिंग सर्विसेज की बात करें, अदर एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पे जो अगर अपनी यूनिट का आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं या ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और आपको ऐसे डिजिटल टूल्स या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप उसके लिए भी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए भी यहाँ पे फंडिंग की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमने देखा कि कैसे इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो एमएसएमईज़ को आगे बढ़ाने का है डिजिटलाइजेशन की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी एमएसएमईज़ हैं वो इस डिजिटलाइजेशन की जो एक प्रक्रिया है उसको अडॉप्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर करने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की जितनी भी नए ज़माने की आज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ग्लोबली एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ग्लोबली कह सकते हैं कि कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो पूरी दुनिया में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट करके ही आप ग्लोबली एक कॉम्पिटिटिव यूनिट बन सकते हैं, एक एमएसएमई यूनिट बन सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी रोल आता है, वो आता है एमएसएमई एसोसिएशंस का। एमएसएमई एसोसिएशंस का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एसोसिएशंस होती हैं वो काफ़ी एक क्लोज नेटवर्क होता है, काफ़ी वहाँ पे देखने को मिलता है कि वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस होते हैं तो एसोसिएशंस हमेशा उस दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। एसोसिएशंस का यहाँ पे ये भी रोल होता है कि कैसे गवर्नमेंट्स या वेंडर्स या जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इकोनॉमी के, उनके साथ भी तालमेल बनाया जाए, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। तो एसोसिएशंस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
खासतौर पे अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, डिजिटल एमएसएमई स्कीम की बात करें, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि जो एमएसएमई एसोसिएशंस हैं, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि जो एसोसिएशंस होती हैं, वो मोटिवेट करते हैं किसी भी एमएसएमई यूनिट को कि वो उद्योग आधार मेमोरेंडम या जिसको हम यूएएम कहते हैं, उसमें जाके वो अपने आप को वो रजिस्टर करें। ऐसा क्यों ज़रूरी है? जब तक एमएसएमई अपने आप को इस उद्योग आधार मेमोरेंडम में रजिस्टर नहीं करेगा, तब तक वो इस एमएसएमई डेटा बैंक का पार्ट नहीं बनेगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी यूनिट को ये लगे कि एसोसिएशन में जुड़ के हो सकता है उनको कुछ चार्जेस पे करने हों या उनके पास कोई कॉस्टिंग आती हो, लेकिन उनको जितनी भी भारत सरकार के या इस तरह की स्कीम्स के अगर लाभ लेना है, तो उनको इस एमएसएमई डेटा बैंक का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर वो इस एमएसएमई डेटा बैंक का पार्ट बनेंगे, उसमें अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तभी उनको इस तरह के जो फ़ायदे हैं या जो इस तरह की स्कीम्स हैं, उनका लाभ वो ले पाएँगे, तभी वो उस स्कीम में अप्लाई कर पाएँगे। जैसे मैंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले स्लाइड में आपको दिखाया था कि वहाँ पे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया था। ये जो उद्योग आधार मेमोरेंडम है, यूएएम जिसको हम बोलते हैं, ये वही रजिस्ट्रेशन है जो आप पहचान देता है कि हाँ, आप एक एमएसएमई यूनिट हो और भारत सरकार द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है एमएसएमई यूनिट होने का। तो बहुत ज़रूरी है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आपको एप्लीकेशन के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो एमएसएमई एसोसिएशंस होते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग अप्रोच के जो भी बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में सेंसिटाइज़ करता है, ताकि जो एमएसएमई यूनिट्स हैं, वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो आईसीटी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करें। अपने रोज़मर्रा के जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से संबंधित हों या जो जितना भी उनका वर्क फ्लो हो, जो भी डेली ऑपरेशंस हों, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अप्रोच रखें। एक क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्योंकि जैसे मैंने पहले दिखाया पिछली स्लाइड्स में कि किस तरह उसको कॉस्ट एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो एमएसएमई यूनिट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी दिशा में जो यहाँ पे एसोसिएशन का रोल आता है वो ये कि यूनिट्स को सेंसिटाइज़ करें कि वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करें। इसके अलावा जो एसोसिएशंस होती हैं, वो कहीं न कहीं मेंबर्स को भी ये एक मोटिवेट करती हैं, उनको एक कहीं न कहीं एक दिशा निर्देश देते हैं कि कैसे वो जो भारत सरकार की जो पोर्टल है, इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करें। एक बार फिर से मैं आपको इस पोर्टल का लिंक बता देता हूँ कि इसका जो पोर्टल का जो लिंक है वो है www.digitalmsme.gov.in। इस प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी एमएसएमई यूनिट जिसके पास एक उद्योग आधार मेमोरेंडम है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या इस तरह के जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और इस स्कीम के लिए वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। यहाँ पे एसोसिएशंस का ये रोल होता है कि वो अपने ज़रूरी गाइडलाइंस, जो भी ज़रूरी उनकी हैंड होल्डिंग है या सपोर्ट है या इस तरह की वर्कशॉप के माध्यम से भी उनकी जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी इस तरह के रेज़ोल्यूशंस पास कराए जाते हैं कि जो भी एमएसएमईज़ हैं, वो इन पोर्टल्स पे जाके रजिस्टर करें। तो यहाँ पे एमएसएमईज़ का जो एसोसिएशंस का रोल होता है, वो भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के पोर्टल्स पे रजिस्टर कराने के लिए। इसके अलावा हैंड होल्डिंग हमेशा किसी भी एसोसिएशन का एक जो सबसे बड़ा जो बेसिक ज़रूरत होती है एसोसिएशन बनाने की, वो यही होती है कि किसी भी मेंबर को, उस एसोसिएशन के मेंबर को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत हो, कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो हमेशा उसके पास एसोसिएशन का सपोर्ट होगा, ताकि वो एक बेहतर कॉम्पिटिशन क्रिएट भी करेगा और जो कॉम्पिटिशन उसे मिल रहा होगा उसको फेस भी कर पाएगा। तो एसोसिएशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे भी हमने देखा एसोसिएशंस अपने मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ें। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें जाके वो अप्लाई करें, अपने आप को रजिस्टर करें और एमएसएमई डेटा बैंक में अपने आप को अपना नाम दर्ज कराएँ, उस पे रजिस्टर रहें, जिससे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स या इस तरह के लाभ आते हैं, वो एमएसएमई यूनिट्स को समय-समय पे मिलते रहें। जैसा कि हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हमारे जितने भी एमएसएमई यूनिट्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं,
चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हों, चाहे वो किसी अर्बन टेरिटरी से आते हों। हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि उनको या उन तक हम जितनी भी भारत सरकार की, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो योजनाएँ हैं, उन तक वो योजनाओं के बारे में जो ज़रूरी जानकारी है वो पहुँचाएँ। किसी भी एमएसएमई यूनिट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने बिज़नेस के अंदर एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे, एफिशिएंसी को कंट्रोल करे, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे। इसी क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे बिज़नेस प्रोसेसेस को तैयार किया जाए जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़े, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े। भारत सरकार ने भी इस चैलेंज को समझा। एमएसएमई यूनिट्स के पास हमेशा एफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का, कॉस्ट का, प्राइसिंग का, ये सारे चैलेंजेस हमेशा से हैं। भारत सरकार ने भी इस चैलेंज को समझा और एमएसएमई यूनिट्स को इसके लिए एक योजना उपहार में दी। आज हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं भारत सरकार की, वो है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। जी हाँ, अगर हम लीन को समझें कि क्या है लीन, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हम जिसको बोलते हैं, कैसी कौन सी वो टेक्निक्स हैं, किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं या इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बोलते हैं, उनको हम अडॉप्ट करें अपने एमएसएमई यूनिट, उसको अडॉप्ट करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। भारत सरकार ने भी इस चैलेंज को समझा था और इसी को बेहतर करने के लिए, इसको एमएसएमई यूनिट्स को यूज़ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने सन 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम का उद्देश्य यही था कि कैसे एमएसएमईज़ की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जी हाँ, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करके ओवरऑल बिजनेस प्रोसेसेस को, ओवरऑल आपका जो वर्क फ्लो है उसको आप बेहतर कर सकते हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ पे अब कुछ भी लोकल नहीं रहा, अब सब कुछ ग्लोबल होता जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी एमएसएमई यूनिट के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक तैयार करे। अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है, जो रीच है, वो ग्लोबल लेवल तक होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है उसका एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना, उस अपनी कंपटीशन को, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, और इसी उद्देश्य के साथ ये स्कीम को लॉन्च किया गया जिससे जो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो सके और एमएसएमई यूनिट बेहतर तरीके से काम करके अपने प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल बाज़ार के अंदर उनको मार्केट कर सके, उनको सेल कर सके और अपने जो ग्राहक हैं उनको बढ़ा सके। इस स्कीम के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाता है ताकि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो एमएसएमई यूनिट्स को लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये इस स्कीम के माध्यम से फंडिंग प्रोवाइड करती है और लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो ज़रूरी असिस्टेंस है, जो फंडिंग है, वो प्रोवाइड करती है। तो इस स्कीम के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारत सरकार ने क्या ऑब्जेक्टिव्स सेट करे हैं इस स्कीम के लिए, तो जैसा मैंने पहले कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जो प्रोडक्टिविटी है और जो कॉम्पिटिटिवनेस है एमएसएमईज़ की, उनको बढ़ाने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स से। लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करने से आप इनको बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो वेस्टेज होता है उसको भी रिड्यूस करना है। वेस्टेज एक बहुत बड़ा कह सकते हैं
एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, और वो एक एडिशनल कॉस्ट भी होता है। जितना आप वेस्टेज को कंट्रोल कर लेंगे उतनी आप अपनी कॉस्टिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट रिडक्शन, ये वेस्टेज रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, ये वेस्टेज एनर्जी का भी हो सकता है, वेस्टेज आपका अलग अलग पैरामीटर्स में वेस्टेज हो सकता है। तो ओवरऑल जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना, जब वेस्टेज आपका रिड्यूस होगा तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी, और जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी बेहतर होगी तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग के ऊपर, और ओवरऑल जो आपका जो प्राइसिंग है उसको वो बेनिफिट देगा, और आप अपने प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कंपटीशन फेस करने में वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे वेस्ट रिडक्शन और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के। इसके अलावा जो स्कीम है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के माध्यम से आपको विकल्प देता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे आपके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए। जब इस तरह के एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा, वेस्टेज को कंट्रोल किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा और उसको बेहतर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी के ऊपर। क्योंकि ग्लोबल बाज़ार में क्वालिटी और सर्विस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं है, आपके सर्विसेज के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो कभी भी ग्लोबली उनको एक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिटी को, चाहे वो प्रोडक्ट से संबंधित हो या सर्विस की क्वालिटी की हम बात करें, दोनों ही चीज़ों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें। जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने देखी, अगर हम बात करें, पहले जब हमारे पास बड़ी बड़ी मशीन्स हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, उन मशीनों के जो साइज़ हैं वो कम होते गए और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं स्पेशली, वो ऐसी मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं या जो इस तरह के प्रोसेसेस हैं, उनको अडॉप्ट करें। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके, टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, अपना वेस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्कीम के माध्यम से ये भी कोशिश रहती है कि जो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जाए। जी हाँ, किसी भी बिज़नेस के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी होती हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से उसका जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट बनता है किसी भी यूनिट का, वो बहुत ही रिलायबल होता है। तो सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और इसी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम इस दिशा में भी कार्य करती है। अब हम समझते हैं किस तरह की जो कॉस्टिंग पार्ट है वो कैसे मिलता है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, जब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेजेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर नई यूनिट है जिसने अभी जल्दी ही ऑपरेशन स्टार्ट करा है, तो उसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। जैसे-जैसे आपकी यूनिट जो है वो ऑपरेशनल हो जाए, आप बड़े हों तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाएँ और फिर एडवांस लेवल पे आप कार्य कर सकते हैं। अगर इनके अदर बेनिफिट्स की बात करें, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए या एमएसएमई सेक्टर में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी सही नहीं है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं हो सकती, और जो यूनिट होगी वो कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और ओवरऑल उसकी जो कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ होगी और प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी।
इसके साथ साथ रिडक्शन इन वेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेस्टेज कहीं ना कहीं एक कॉस्ट होता है, तो अगर हम वेस्टेज को कंट्रोल कर लेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट को कम कंट्रोल कर लेंगे। ओवरऑल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अगर हमने अपनी कॉस्टिंग कम कर ली तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया, जिससे हम अपने एंड कंज्यूमर को, एंड यूज़र को जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वो कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। कम प्राइस पे सेल करने की वजह से जो एंड यूज़र है उसको बेनिफिट मिलेगा और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो ओवरऑल प्राइसिंग होगी आपकी वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिडक्शन इन वेस्टेज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करके आप अपनी प्राइसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी है वो बेहतर होगी, वो इम्प्रूव होगी, और वो लगातार आप उसको में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमेशा आपके पास गुंजाइश होगी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और बेहतर बनाने की। तो ये स्कीम के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपके पास ये सारे बेनिफिट्स होंगे, आप वेस्टेज को कंट्रोल कर रहे होंगे, आप ओवरऑल प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपकी जो यूनिट होगी वो बेहतर होगी और वो कॉम्पिटिटिवनेस उसकी ज़्यादा हो जाएगी। आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट्स में कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको जो नए मार्केट्स हैं, जो नए कस्टमर्स हैं, जो आपके जोग्राफिकल लोकेशंस के बाहर हो सकते हैं। आप हो सकता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हों, लेकिन आप अपना जो प्रोडक्ट हैं वो किसी दूसरे देश में भी आप सेल कर सकते होंगे। तो ऐसे नए कस्टमर्स, नए मार्केट्स आपको मिलेंगे। आपको वो एक्सेस मिलेगा कि आप उन नए मार्केट्स और नए कस्टमर्स तक पहुंच सकें और अपने प्रोडक्ट्स को देश विदेश में भी पहुंचा सकें। इसके अलावा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको आप एफिशिएंसी के साथ, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ आप उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंसी को बढ़ाने का। तो एफिशिएंसी को भी डायरेक्ट कंट्रोल करता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितना आप रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, वेस्टेज कम होगा और ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और जो ओवरऑल जो सबसे बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा वो आपके एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा, क्योंकि वो एक बेहतर एनवायरनमेंट में कार्य कर रहे होंगे। उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, उनके पास सेट ऑफ गाइडलाइंस होंगी और एक बेहतर और इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट होगा, जिसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उनकी बेहतर होगी, एफिशिएंसी उनकी इम्प्रूव करेगी। तो इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयज़, ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट भी मिलेगा, जो आप डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयज़ को मिलेगा और इसका असर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पे दिखेगा। अब समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, कौन-कौन सी एंटिटीज़ हैं जो इसमें इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ये स्कीम एमएसएमई यूनिट्स के लिए है। तो माइक्रो यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स या मीडियम एंटरप्राइजेस, तीनों ही तरह की जो यूनिट्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, वो स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और वो पूरी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती हैं। अब ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस वो किसी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से भी हो सकती हैं या फिर वो एक सर्विस सेक्टर की यूनिट भी हो सकते हैं। दोनों ही इसमें, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की जो यूनिट्स हैं वो दोनों ही इसमें एक एलिजिबल यूनिट की तरह हो सकती हैं। इसके अलावा कोई अगर ट्रस्ट है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है एज अ ट्रस्ट, या इसी तरह का अगर किसी ट्रस्ट एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसको अडॉप्ट कर सकता है और इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। हमारे देश में ट्रस्ट बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे होते हैं और वो अच्छे उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे होते हैं, तो वो ट्रस्ट को भी ये बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो सकती हैं जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत
एक कंपनी फॉर्म की गई हो, एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो, वो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी इसमें एक एलिजिबल यूनिट की तरह कार्य कर सकते हैं। वो कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकती है, वो कंपनी कोई सर्विस सेक्टर की यूनिट भी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल यूनिट की कैटेगरी में आ सकती है, वही कंपनी हो सकता है मीडियम एंटरप्राइज या माइक्रो एंटरप्राइज की तरह भी कार्य कर सकती है। तो वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसमें एक एलिजिबल एंटिटी की तरह कार्य करेगी। इसके अलावा अगर कोई सोसाइटी है जो कि द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो भी इसमें एक एलिजिबल एंटिटी की तरह कार्य कर सकती है। इसी तरह अगर कोई इस तरह की एंटिटी है जिसको एक स्टेट गवर्नमेंट की या किसी एसएससी के माध्यम से कोई इस तरह का रिकग्निशन मिला हुआ है या अप्रूवल मिला हुआ है, वो भी यूनिट अगर एमएसएमई के अंतर्गत आ रही है, किसी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट के अंदर आ रही है, तो वो भी इसमें एक एलिजिबल एंटिटी की तरह हो सकती है, वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब समझते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह का है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सब्सिडी के फॉर्म में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये स्कीम आपको डायरेक्ट सेटअप के लिए नहीं बल्कि एज अ सब्सिडी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी किसी भी एमएसएमई यूनिट को। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 90% कंट्रीब्यूशन करेगा जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आएगी फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फीस की। यानी कि आपको जो भी हैंड होल्डिंग या कंसल्टेंसी फ़ी आप पे करेंगे उसकी 90% आपको भारत सरकार की तरफ से एज अ कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एडिशनल 5% का एक अलग से आपको एक कंट्रीब्यूशन मिलेगा अगर आपकी एमएसएमई एक स्फूर्ति क्लस्टर के फॉर्म में जो कि किसी महिला द्वारा ओन की जा रही हो या किसी एससी या एसटी कैटेगरी के किसी व्यक्ति द्वारा ओन की जा रही हो या फिर वो लोकेटेड हो किसी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उनको 5% का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा एक 5% का अलग एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा ऐसे एमएसएमईज के जो कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से रजिस्टर कर रहे हों या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जिनको हम ओईएम बोलते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से अगर वो रजिस्टर कर रहे हैं तो उनको 5% का एक एडिशनल इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इस स्कीम को वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ज़रूरी हैंड होल्डिंग है वो ले सकें और जो भी कंसल्टेंसी फ़ी है वो पे कर सकें और उसके फिर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से उनको इस दिशा में फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडी के फॉर्म में। इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को भी समझ लेते हैं कि क्या है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इस स्कीम का। तो सबसे पहले जो एमएसएमई यूनिट होगी उसको अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझना पड़ेगा ताकि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उस पे वो इसको अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहला एमएसएमई यूनिट को जो ज़रूरत होगी वो आइडेंटिफिकेशन की होगी कि वो कैसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके बाद उनको सिलेक्शन करना होगा कौन सी वो लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट को लेना चाहते हैं जिससे जो कि उन्हें ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद करेंगे। यहाँ पे कंसल्टेशन एजेंसी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद ट्रेनिंग ज़रूरी होगी, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जिस रोल में भी हैं और जिस प्रोसेस को वो हैंडल करते हैं उसके हिसाब से उनको जो भी लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होंगी उसके लिए जो ज़रूरी ट्रेनिंग्स हैं, जो गाइडलाइन, जो वर्कशॉप्स हैं या जो भी स्किल डेवलपमेंट है वो करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा जो कि आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब एम्प्लॉयज़ ट्रेन हो जाएंगे तो उनको ओवरऑल ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। वो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो उन्होंने सीखी होंगी, जिनकी उन्हें ट्रेनिंग मिली होगी, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा कि जो भी आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो एमएसएमई मिनिस्ट्री को आपको सबमिट करनी पड़ेगी और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी पड़ेगी कि
क्या आपकी प्रोग्रेस चल रही है लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की, और इस स्कीम का जो आपने जो अप्लाई किया था उसको कहाँ तक आप पहुँचा पाए हैं और आपको उससे क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो इस स्कीम के माध्यम से हमने ये जाना कि कैसे हम लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करके इस स्कीम का जो सब्सिडी का जो बेनिफिट है, जो असिस्टेंस है भारत सरकार की तरफ से, उसको लेते हुए कैसे हम अपनी जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या कोई सर्विस सेक्टर की कोई यूनिट है, उसको और बेहतर कर सकें और उसको ना कि सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी हम उसको हाईलाइट कर सकें और बेहतर कंपटीशन फेस करने के लिए तैयार कर सकें, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर कर सकें, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर आप सही टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे और उसको इस स्कीम के माध्यम से आप उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं भारत सरकार की तरफ से और अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक बेहतर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में हमने जितनी भी ये ज़रूरी जानकारी थी इस स्कीम के लिए वो आप तक पहुँचाई होगी और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक इस तरह की जो भी ज़रूरी जानकारियाँ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह का प्रोवाइड कर रही है, वो सब आप तक समय समय पे पहुँचाएँ ताकि आप अपने जो बिज़नेस की जो जर्नी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, उसको और बेहतर कर सकें और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह आप उभर सकें। धन्यवाद। क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? कैसे बिजनेस शुरू करें और किस तरह का बिजनेस करें, इसके बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसलिए आज बिजनेस पाठशाला के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करने के लिए कम पैसे पर ज्यादा लगन की जरूरत होती है और जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंटीना वायर की। दोस्तों, कॉन्सेंटीना वायर को डेनट वायर के नाम से भी जाना जाता है और ज्यादातर फैक्ट्रीज, बड़े बड़े ऑफिसेज और यहाँ तक कि घरों की दीवारों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े कॉइल के फॉर्म में ये कांटेदार तार रेजर तार कहलाते हैं जिसे कंसर्टीना की तरह बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग अक्सर सैन्य शैली तार बाधाओं को बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग गैर सैन्य सेटिंग्स में भी किया जाता है, जैसे जेल की दीवारों को घेरने में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रिजन बैरियर्स के तौर पर भी किया जाता है। साथ ही साथ ये डिटेंशन कैंप्स, राइट कंट्रोल्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आदि में भी लगाए जाते हैं। सीधी भाषा में समझे तो इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये तार कटीली और तेज होती है। दोस्तों, अगर इसकी मार्केट डिमांड की बात करें तो इसका मार्केट काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है। इसे शुरू करने के लिए आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की कॉस्ट लगभग 10 से 12 लाख रुपए प्लस जीएसटी आ सकती है, जिसे सेटअप करने के लिए आपको एरिया के तौर पर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस पूरे प्लान को चलाने के लिए आपको मैन पावर्स भी चाहिए होंगे। तो बता दें कि इस पूरे प्लान को आप 5 से 6 मैन पावर के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोड की बात करें तो आपको इसके लिए 11 किलोवाट का पावर लोड चाहिए होगा। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के दूसरे बिजनेस आइडिया पर, जो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर एक सील बंद कंटेनर होता है जिसमें भाप उत्पन्न होती है क्योंकि इसकी सामग्री गर्म होती है। जैसे ही सामग्री गर्म होती है, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये उच्च तापमान पर खाना पकाने में कम समय लगाता है और वाष्पीकरण की कमी के कारण स्वाद अधिक कुशलता से उभर कर सामने आता है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि प्रेशर कुकर को कम समय में धीमी आंच पर खाना पकाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये कई मायनों में किफायती भी साबित होता है, जैसे बिजली की मात्रा का कोई इस्तेमाल नहीं, खाना पकाने का समय 50% तक कम हो जाता है। वहीं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट करीबन 15 से 20 लाख रुपए होगी, जिसमें आपकी मैनुअल मशीन आ सकती है और 50 लाख रुपए में आप ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर आपका ROI कम से कम 15 से 25% होगा।
जहां तक बात है एरिया की, तो आप आसानी से इस बिजनेस को 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया में स्मॉल स्केल पर शुरू कर सकते हैं और ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आप लार्ज स्केल पर इस प्लांट को 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस प्लांट में काम करने के लिए आपको 12 से 15 मैन पावर की भी जरूरत होगी। ये मैन पावर आपके सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर आप फुली ऑटोमेटिक प्लांट के लिए मैन पावर की बात करें तो वहाँ मशीनों को चलाने के लिए कम लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि वो फुली ऑटोमेटिक प्लांट होता है। यानी फुली ऑटोमेटिक प्लांट को आप 5 से 7 मैन पावर के साथ आसानी से चला सकते हैं। वहीं पावर लोड की बात करें तो 12 से 15 किलोवाट के साथ आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट और 45 से 50 किलोवाट के साथ आप ऑटोमेटिक प्लांट को चला सकते हैं। अब हमारा अगला बिजनेस आइडिया है सैनिटरी फिटिंग्स का। दोस्तों, हमारे घर में बाथरूम की भी उतनी ही महत्वता होती है जितना कि घर के कमरों की। जब बाथरूम को आकर्षक और शानदार बनाना हो तब विभिन्न प्रकार के सैनिटरी वेयर उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी वेयर उत्पादों में वाटर क्लोजेट, वॉश बेसिन, शावर्स, बाथटब आदि मुख्य उत्पाद हैं। सैनिटरी फिटिंग्स को डिजाइन किया जाता है ताकि वो इंट्रैपमेंट फॉर्मेशन और बैक्टीरिया को पाइप के थ्रू ना फैलने दे। इन पाइप्स को हाइजेनिक पाइपिंग और हाई प्योरिटी पाइपिंग भी कहा जाता है। सैनिटरी फिटिंग सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, फूड एंड बेवरेजेस, डेयरी एंड कॉस्मेटिक के साथ साथ पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। दोस्तों, दिन ब दिन बढ़ती डिमांड की वजह से ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बनता जा रहा है और अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं जिससे आप भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे आप आसानी से 7 से 8% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं और इस पूरे प्लान को आप 2000 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं। रही बात मैन पावर की, तो इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए और इनमें मशीनों के साथ काम करने के लिए आपको 15 से 20 लोगों की जरूरत होगी। पावर कनेक्शन के तौर पर आप 25 से 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब बारी है हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है जिम इक्विपमेंट्स। जिम इक्विपमेंट से मतलब है हर तरह के डिवाइस जो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये इक्विपमेंट्स आपकी स्ट्रेंथ को इनहेंस करने में मदद करता है। फिक्स या फिर एडजस्टेबल अमाउंट में रेजिस्टेंस आपकी बॉडी पर एक अच्छा इफेक्ट और कंडीशनिंग देता है। जिम इक्विपमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे डंबल, केटलबेल्स, वेट प्लेट्स, वेट मशीन, पैराबेल्स बार्स आदि। इन दिनों मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है और ये आपके लिए अच्छा मौका है अपना स्टार्टअप करने का। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए हो सकती है, जिसमें आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के साथ सेटअप कर सकते हैं और 12 से 18 करोड़ रुपए आपको ऑटोमेटिक मशीन्स यानी लार्ज स्केल प्लांट के लिए चाहिए होंगे, जिसके साथ आप अपने फैक्ट्री को लगा सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर ROI कम से कम 20 से 30% होगा और जहां तक बात है एरिया की, तो आप इस पूरे प्लांट को 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया में स्मॉल स्केल पर और ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ 6,000 से 7,000 स्क्वायर फीट एरिया में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं स्मॉल स्केल पर काम करने के लिए आपको 10 से लेकर 18 लोगों की जरूरत होगी। बात करें लार्ज स्केल पर काम करने के लिए मैन पावर स्ट्रेंथ की, तो आपको उस समय 100 से 120 मैन पावर की जरूरत होगी। बात करें पावर लोड की, तो आप एक स्मॉल स्केल प्लांट को 70 से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ चला सकते हैं। वहीं आपका पावर कंजम्पशन 315 से 500 किलोवाट लार्ज स्केल के लिए बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर आप कोई भी जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं तो जूम सेशन से जरूर जुड़िएगा, जहां आप अपने सवाल सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं अपना जवाब।